नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि समान पृष्ठ घनत्व के धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के तथा बीच में तथा प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। आपको याद दिला दें, सबसे पहले हमने क्या किया था कि एक डेरिवेशन हमने किया था गॉस की प्रमेय के अनुसार कि अगर कोई हमारा चालक तार होगा अनंत लंबाई का तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करेंगे। फिर उसके बाद हमने चादर के लिए किया कि अगर कोई अनंत लंबाई की चादर है क्षेत्रफल की तो उस चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चादर के बाद से जो डेरिवेशन हो रहे हैं वो चादर पर ही आधारित है, यानी कि उसी के फॉर्मूले से डेरिवेशन किए जा रहे हैं। चादर के निकट जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आया था वो मान आया था E = σ/2 एप्सिलॉन 0। ये चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आया था हम लोगों का। इसी पर आधारित हम लोगों ने एक प्लेट के दोनों तरफ, क्योंकि एक प्लेट थी जिसमें दो परतें मानी गई थी और वो प्लेट धनावेश से आवेशित थी, तो उस प्लेट का भी हम लोगों ने क्या निकाला था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि उस प्लेट के निकट किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हम लोगों ने प्राप्त किया था। आज हम ये करने जा रहे हैं कि हमारे पास समझ लो दो चादर है और वो दोनों चादर एक में उसमें से एक धन आवेश से आवेशित है जिसे हमने नाम 1 रखा है, और दूसरी हमारी जो चादर है वो ऋण आवेश से आवेशित है जिसका नाम हमने 2 रखा है। ये दोनों चादरें जो है निर्वात में रखी गई हैं और इन दोनों चादरों की वजह से चादरों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा चादरों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें प्राप्त करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछा जाता है तो आप इसका जवाब कैसे देते हैं ये हमें जानना होगा। तो आपको सबसे पहले इसमें मानना होगा कि मान लेते हैं दो समतल चादर है और जिनका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। एक चादर उसमें से धन आवेश से आवेशित है तथा दूसरी ऋण आवेश से आवेशित है। मान लेते हैं दोनों चादर निर्वात में स्थित है तथा चादरों के बीचों बीच में एक कोई स्थान है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, तथा चादर के बाहर एक कोई और दूसरा स्थान है P', यहाँ पर भी हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। यदि पहली चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हो, पहले चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी मानी जाए, E1, तथा दूसरे चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E2 हो, तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हम ऐसा कुछ लिखेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे कुछ बातें समझानी है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, जो वैद्युत क्षेत्र होता है एक सदिश राशि होती है। तो यहाँ पे उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं थोड़ी सी, उसके बाद का डेरिवेशन आपको बताएंगे। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन डेरिवेशन में टाइम नहीं लगेगा। सबसे पहले आप देख रहे होंगे ये धनावेशित चादर है। अगर धनावेशित चादर में हम मान लें कि वैद्युत क्षेत्र इसके लंबवत इस तरह कुछ बाहर है, ठीक है ना, तो आप बताइए कि जो हमारी ऋण आवेश से आवेशित चादर है इस पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो किधर होगी। तो आपको पता है इसमें जो हमारी धन चादर है इसके अंदर का भाग ये है और बाहर का भाग ये है। ऋण वाली जो है उसके बाहर का भाग ये है और अंदर का भाग ये है। हम देख रहे हैं कि धन आवेश के अंदर वाले भाग से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लंबवत दिखाई जा रही है। तो सिंपल सी बात है कि ऋण आवेश की जो चादर होगी उसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन वाले की विपरीत दिशा में होगी, यानी कि इसके अंदर वाले भाग से बाहर निकल रहा है वैद्युत क्षेत्र, तो इसके अंदर वाले भाग से वैद्युत क्षेत्र कहाँ आना चाहिए, अंदर आना चाहिए, अर्थात ठीक इसी की दिशा में कुछ ऐसा होना चाहिए। देखो इसमें से वैद्युत क्षेत्र इसके लंबवत है बाहर की ओर और इसके भी लंबवत है लेकिन अंदर की ओर है, अर्थात बिंदु P पर दोनों की दिशा एक समान हो जाती है। अर्थात जब दोनों की दिशा एक समान हो जाती है जो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आता है वो दोनों के योगफल के बराबर आता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान सर्वप्रथम
प्लेट ए के कारण, प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर, हमने चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पिछले डेरिवेशन में क्या निकाला था, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। यहाँ पे भी वही होगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या निकालेंगे, चादर 2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चादर 1 के कारण बिंदु P, ये भी आप इसमें शामिल कर लेंगे। अब लिखेंगे प्लेट 2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपान फिर से 2 एप्सिलॉन 0, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे आप बता सकते हैं कि चूंकि E1 तथा E2 की दिशा समान है, इसलिए कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2। E1 का मान है आपका सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, यानी कि जो हमारा मान आया वो आया E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। ठीक है, बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई, E इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। सिर्फ इतना ही डेरिवेशन आपको इसमें करना है। रही बात जो हमने बाहर एक बिंदु लिया है P डैश, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा और क्यों होगा, इस पे भी आइए चर्चा कर लेते हैं कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या और कैसे होगा। इसको आप लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। सबसे पहले कि हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर लेते हैं। मैंने कहा कि ये धन का बाहरी पृष्ठ है, ये धन का आंतरिक पृष्ठ है, ये ऋण वाली प्लेट का बाहरी पृष्ठ है, ये ऋण वाली प्लेट का आंतरिक पृष्ठ है। यहाँ पर धन वाले में बाहरी पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र क्या जा रहा है, घुस रहा है, ऐसा प्रवेश कर रहा है और इधर निकल रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, इधर से जा रहा है, इधर से निकल रहा है, कुछ अपोजिट है, उल्टा है। तो अगर हम पहली प्लेट के कारण बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर माने, यानी कि ये देखो जिस दिशा में हमने दिखाया है, तो ठीक है, इसके ठीक विपरीत दिशा में इसका होगा, ऋण वाली प्लेट का होगा। यानी कि आप लिखेंगे बिंदु P डैश पर प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, इक्वेशन नंबर 1, तथा प्लेट 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर आपका फिर से वही सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, इक्वेशन नंबर 2। लेकिन इस बार कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो E1 प्लस E2 नहीं बल्कि E1 माइनस E2 होगी, क्योंकि इस बिंदु पर दोनों की वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, विपरीत है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ बाहर से क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, और यहाँ बाहर से क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, यानी कि जस्ट विपरीत, इसका इधर है, इसका इधर है। ठीक है, तो आप दोनों को घटा देंगे, चूँकि दोनों सेम टू सेम हैं, इसलिए कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है, हमारी 0 आ जाती है। अर्थात दो चादर हमारे पास हों, एक धन आवेश से आवेशित, दूसरा ऋण आवेश से आवेशित, तो बाहर उनके जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसमें कोई मान नहीं होता है, उसका मान 0 होता है। आइए चलते हैं आपको अगली हेडिंग की तरफ लेकर के। अगली हेडिंग हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही सरल है।
जो है हमारे एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष के कारण। यानी कि अब तक हमने चादर की बात की, तार की बात की, अब हम एक गोलीय कोष ले रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये गोला नहीं गोलीय कोष है। गोले में और गोलीय कोष में अंतर होता है। गोलीय कोष जो हमारा होता है वो बीच में खोखला होता है, और जो हमारा गोला होता है वो बीच में खोखला नहीं होता है। तो यहाँ पे हम खोखले गोले की बात कर रहे हैं, जिसे आप खोखला गोला भी कह सकते हैं। तो एक समान रूप से आवेशित एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष के कारण। गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे सबसे पहले हमें एक गोलीय कोष बनाना होगा। आइए गोलीय कोष बनाते हैं। ये हमारा खोखला गोला है। मान लेते हैं इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, कैपिटल आर है। ठीक है ना, इसकी त्रिज्या कितनी मान लेते हैं, कैपिटल आर है। ये गोला है, ध्यान देना, वृत्त नहीं है, अंगूठी नहीं है, रिंग नहीं है, ये गोला है, बॉल जैसा है। यानी कि बॉल बीच में भी खोखला होता है, ये भी बीच में क्या है, खोखला है। तो ऐसे खोखले गोलीय कोष के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। 3 तरीके से मान यहाँ पे हम ज्ञात करेंगे, 3 बिंदुओं पर ज्ञात करेंगे। एक कोष के बाहर किसी बिंदु पर, दूसरा कोष के पृष्ठ पर, और तीसरा कोष के भीतर। इन 3 स्थानों पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं इसमें माना कि आर त्रिज्या का, कैपिटल आर त्रिज्या का कोई गोलीय कोष है जिस पर क्यू कूलाम का आवेश, इस पर क्यू कूलाम का धनावेश समान रूप से वितरित है। क्यू बराबर क्या होता है, इस पर कौन सा आवेश घनत्व होगा, क्योंकि इस गोला है, इसका वक्र पृष्ठ होगा, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें सिग्मा हो जाएगा। तो सिग्मा इंटू ए, ये इसका क्षेत्रफल, यानी कि Q इज इक्वल टू सिग्मा होगा ये। ठीक है ना। फिलहाल ये धनावेश से समान रूप से आवेशित है। वृत्त के केंद्र से R दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं, और इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसी स्मॉल जो हमने दूरी मान रखी है, इसी त्रिज्या का एक गॉसियन बेलन खींच लेते हैं, गॉसियन गोले की कल्पना करते हैं हम लोग। ये अब आपके लिए यहाँ से आपका काम आसान होने वाला है। एक बार फिर से आपको बताते हैं कि आर त्रिज्या का एक खोखला गोला है जिसका केंद्र O है। इस गोले पर हमने धन आवेश समान रूप से वितरित कर दिया है, जिसका आवेश घनत्व सिग्मा है, तथा कुल आवेश Q की मात्रा जो है वो सिग्मा इंटू उसका वक्र पृष्ठ है। अब हमें माना गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। अब बिंदु P पर एक अल्पांश क्षेत्रफल अवयव dA की कल्पना करते हैं, जिसकी दिशा गोले के पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी, क्योंकि जो क्षेत्रफल की दिशा होती है वो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो जिसकी दिशा किधर है, गोले के पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर है, तथा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो भी पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी, अर्थात वेक्टर E। और दोनों के बीच का कोण क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ के बाद आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। अब लिखेंगे क्षेत्रफल अवयव dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स।
क्षेत्रफल डी ए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। सबसे पहले हम वैद्युत फ्लक्स निकाल लेते हैं। वैद्युत फ्लक्स के बाद क्या करेंगे भाई, हम सीधा सीधा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या होता है फाई डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। यही तो होता है ना फॉर्मूला, डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। चूँकि थीटा का मान 0 है। 0 क्यों है, क्योंकि जो हमारा क्षेत्रफल अवयव है तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए दोनों के बीच का कोण 0 है और cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो फाइनली हमारा जो बचता है डी फाई ई इज इक्वल टू ई इंटीग्रल डी ए, यानी कि गोले का वक्रपृष्ठ, जो हमारा गॉसियन गोला है इसका वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आप यहाँ पे लिखेंगे तो संपूर्ण गॉसियन गोले, अभी तक तो हमने थोड़े के लिए वैद्युत फ्लक्स निकाला, अब हम संपूर्ण के लिए निकालने जा रहे हैं। तो संपूर्ण गॉसियन गोले से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अब हम संपूर्ण के निकालेंगे। तो इधर है आपका डी फाई ई अवकलन का रूप है, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, समाकलन का रूप बन जाए। तो फटाफट समाकलन आप इसका करेंगे, और जैसे ही समाकलन करेंगे और उनकी जो गॉस की प्रमेय है उससे तुलना करेंगे तो तुरंत आपका आंसर इसका आ जाएगा। चलिए फटाफट काम करते हैं। तो अब हम निकालने जा रहे हैं संपूर्ण गॉसियन गोलीय कोश से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो इधर तुरंत इधर ले जा कर के इसको क्या करेंगे, समाकलित करेंगे। सो हमारा ये हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल, ई तो कांस्टेंट है, सॉरी अभी ये नहीं लगेगा ई, और ये आपका हो जाएगा डी ए, और गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे जो गॉसियन गोले की जो त्रिज्या है वो स्मॉल आर है, इसलिए स्मॉल आर स्क्वायर। ये तो संपूर्ण गॉसियन गोले से होकर गुजरने वाला क्या आ गया, वैद्युत फ्लक्स। अब हम जानते हैं गॉस की प्रमेय से, इसको मिटा देते हैं या लिख लेते हैं आगे यहीं पे बगल में। गॉस की प्रमेय क्या थी कि जो फाई ई होता है वो Q अपान एप्सिलॉन 0 होता है। तो फाई ई का मान कितना आया है, ई 4 पाई आर स्क्वायर, और Q बराबर हमने यहाँ पे कितना लिख रखा है, सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन 0, ठीक है ना। ये हमारा मान हो गया। अब आगे बढ़ेंगे। E इज इक्वल टू, ये 4 पाई आर स्क्वायर आपका इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन 0 मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे ए कौन है, संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल है इसका, है ना। ये हमारा जो गोला हमने अंदर वाला लिया था उसका ये वक्रपृष्ठ है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू वक्रपृष्ठ है। ये सिग्मा क्या है, हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व है, तथा 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन 0। आप इसको अलग अलग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 मल्टीप्लाई सिग्मा ए अपान आर स्क्वायर। ये हमारा आ जाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान।
आइए आगे बढ़ते हैं, इतने से काम नहीं चलने वाला है इसलिए मिटाना पड़ रहा है। हमारा जो अभी तक माना है E = 1/4πε0 इंटू सिग्मा A अपान आर स्क्वायर। सिग्मा A के स्थान पे आप Q को भी लिख सकते हैं, यानी कि Q अपान आर स्क्वायर, ये भी आपका फार्मूला हो सकता है। अब आप यहाँ पे मान लो कि आप A की वैल्यू रखते हो तो E = आपका हो जाता है 1/4πε0 मल्टीप्लाई सिग्मा ए क्या है, हमारे जो वास्तविक गोला था उसका वक्र पृष्ठ है, जिसकी त्रिज्या कितनी मानी थी हमने, कैपिटल आर। तो ये हो जाएगा 4π कैपिटल आर स्क्वायर अपान स्मॉल आर स्क्वायर। 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 1 सिग्मा अपान ε0 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। ये भी आपका फार्मूला पृष्ठ के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ज्ञात करने के लिए हो जाता है। आप यहाँ पे एक कुछ ऐसा मान सकते हैं, यदि स्मॉल r = कैपिटल आर हो, स्मॉल r कैपिटल आर के कब बराबर होगा, स्मॉल r आप देख रहे हैं बिंदु O से P के बीच की दूरी है और कैपिटल R गोले की त्रिज्या है। स्मॉल r कैपिटल R के तब बराबर होगा जब ये P वाला बिंदु गोले के कहाँ पर होगा, पृष्ठ पर होगा। आप चाहो तो लिख भी सकते हो, यदि स्मॉल r = कैपिटल R तब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर होगा और गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ जाएगी, r = r रखो फटाक से, तो E = सिग्मा अपान ε0 और आप चाहे जो मान बदल दो, r स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, ये कट जाएगा, एक आ जाएगा। सो E = सिग्मा अपान ε0, यानी कि गोले के पृष्ठ पर अगर हम कहीं पे किसी बिंदु P पर मान करके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं तो वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E = सिग्मा अपान ε0 हो जाएगी। इसी प्रकार हम गोले के भीतर भी ज्ञात कर सकते हैं और गोले के भीतर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ऐसे हम कोई बिंदु लेते हैं, अगर इसके अंदर ऐसे जिसकी त्रिज्या हम स्मॉल r मान लें, तो यहाँ पे जो हमारा कैपिटल R है वो बड़ा हो जाएगा और स्मॉल r हमारा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है ना। स्मॉल r छोटा होने की वजह से आप जब वैल्यू को भाग देते हैं या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालते हैं तो उसका मान क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। आज हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगले दिन हम आपको बताएंगे गोला जो होगा हमारा उस खोखला नहीं होगा, इस बार हम भरा हुआ गोला लेंगे और उस गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे।